गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे हुई थी और इसके बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं पढ़ रही थी मॉडर्न हिस्ट्री में अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि यदि 40 मार्क्स का जीएस है तो उसको कैसे कंप्लीट करें। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि जीएस को कैसे कंप्लीट करें, तो उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, जैसे मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो उसका बहुत सारा मैराथन सेशन जो है बहुत सारे टीचर्स ने लिया है यूट्यूब पे, जब वो प्राइमरी की तैयारी करवाते थे तब। तो आप वो सारे टॉपिक्स को यूट्यूब से उसके एमसीक्यूज़ देख लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप पूरा थ्योरी लर्न करें फिर एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। और जब आप एमसीक्यूज़ देखेंगे ना, तो उसमें थ्योरी पार्ट को भी थोड़ा थोड़ा कवर किया जाता है। तो अभी तो जितना कम टाइम है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ पढ़ना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं इसलिए लर्न कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने नोट्स को पहले बहुत बार लर्न किया है, तो अभी मुझे इसे लर्न करना बहुत ईजी लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि हेडेक है, मुझे कुछ आता ही नहीं है इसमें मुझे बहुत कुछ आता है और थोड़ा ये मुझे आसान भी लगता है। तो फाइनली मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैं चली जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। ये व्लॉग 9 नवंबर का है। तो कल धनतेरस था ना, और उस वजह से मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं कल अपलोड इसे नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही इसे अपलोड कर देते हैं। लेकिन हाँ, आपको मैं यही कहूँगी कि आप भी त्यौहार में बहुत ज़्यादा बिजी मत हो जाइएगा, मतलब पढ़ाई भी साथ साथ में करते रहिएगा, क्योंकि त्यौहार है ना, तो टाइम आपका कैसे पार होगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसी टाइम में आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम कंफर्म है कि 7 दिसंबर से ही होगा एग्ज़ाम, और उसके लिए आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि त्यौहार में इतने आप व्यस्त हो जाए कि सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाए और बाद में जब एग्ज़ाम है तो आपको अफसोस हो जाए कि अरे यार, थोड़ा सा पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए मैं यही कहूँगी कि त्यौहार में इन्वॉल्व होइए, बट बहुत ज़्यादा मत होइए, थोड़ा कम ही इन्वॉल्व रहिए। और आज ना मम्मी जी का बर्थडे है, तो मैंने तो उनको बर्थडे विश कर दिया था। और फिर पता है मैंने क्या किया, जिस चीज़ से मैं ढकती हूँ अपनी कढ़ाई को, जो वो ग्लास का है, ठीक है, तो वो ना मेरे स्टोल में ऐसे फंस गया था और फंस के नीचे गिर गया और वो टूट गया, पूरा एकदम चकनाचूर हो गया। मुझे इतना बुरा फील हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर मुझे लगा कि अब तो मम्मी मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगी, पर मम्मी का रिएक्शन एकदम ऑपोजिट था। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे इतना रिलीफ़ मिला ना, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, अगर मेरी मम्मी होती ना वहाँ पे तो बहुत डांटती। मैं बहुत बार अपनी मम्मी से ऐसा डांट खा चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुस्सा होना तो जायज़ है, मम्मी ज़रूर गुस्सा करेंगी, लेकिन एकदम ऑपोजिट मम्मी ने रिएक्शन दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो यार, कम से कम मम्मी थोड़ा इस मामले में मेरी मम्मी से अच्छी हैं। खैर छोड़िए, लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें लोग पूछ रहे थे कि दी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, या फिर एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा और तीनों फॉर्म फिल हो जाएगा क्या। तो ये सारे आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ थी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज़ थी। तो मैं आपको कहूँगी, जिसको भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, आप नोटिफिकेशन में जाइए और जहाँ पे भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का दिया है वहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए। आप जब अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एसएसटी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो अब तो नोटिफिकेशन है ना आपके पास, आप वहाँ से रीड करके कन्फ्यूजन क्लियर करके ही मतलब अप्लाई कीजिए। दूसरी बात, बहुत लोग पूछते हैं कि फ़ीमेल को सीटेट में कितना नंबर चाहिए। तो देखिए, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है कि अदर स्टेट वाली फ़ीमेल के लिए कितना नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो बिहार की फ़ीमेल है, ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए तो थोड़ा कम नंबर, ये 5% की उनको छूट रहेगी। लेकिन अदर स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है। बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि 90 मार्क्स, कुछ कह रहे हैं 82 मार्क्स। तो इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता पाऊँगी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करें से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपका सीटेट है, और तो सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर तो होगा नहीं, तो आप मार्कशीट का अगर सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं, मीन्स कि मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल रहे हैं, तो आप उसमें मार्कशीट ही अपलोड कीजिएगा। और एस्टेट सर्टिफिकेट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिक आईडी नंबर आप डाल सकते हैं उसमें। और जिस दिन रिज़ल्ट आया था, मीन्स कि 3 अक्टूबर 2023, वो हमें रिज़ल्ट डेट में डालना है। तो ये सारे कन्फ्यूजन थे, और मैं आपको यही कहूँगी कि आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में ना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, साइट उनका बहुत स्लो हो जाता है। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगी कि आप अभी ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि अब जितने कन्फ्यूजन थे मुझे लगता है कि वो सारे क्लियर हो गए हैं। एक कन्फ्यूजन
सबको इसमें भी था कि एक ऑप्शन आ रहा था कि 4 साल का रिलैक्सेशन, 10 साल का रिलैक्सेशन या अन्य। तो आप देख लीजिए कि आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज ऐसी है कि आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप उसमें अन्य में टिक कीजिएगा, और बाकी लोग जितना ईयर का एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं आप उसमें टिक कीजिएगा। आई होप आपकी कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर आपको अब भी कन्फ्यूजन है तो आप जाके ना यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए रजिस्ट्रेशन का, और एकदम अच्छे से संतुष्ट होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में एकदम कर दिए और बाद में दोबारा से आपको फिर से फ़ीस देना पड़ जाए। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो इसीलिए एकदम अच्छे से सब कुछ जान लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो फाइनली मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था और अभी आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और देखिए, जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट किया था तो उसका ना अभी मैं रिवीजन करूँगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला नहीं है। मतलब उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि 2 पॉइंट्स से होके गुजरता है, या फिर उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि किसी एक लाइन के ऊपर ये है आपका परपेंडिकुलर है। तो बहुत सारे इस तरह के ना बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सबको एक बार अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करके लर्न कर लूँ, क्योंकि पता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ एक बार आप लर्न करके जाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि एक बार अभी करूँगी और एक बार एग्ज़ाम टाइम में कर लूँगी, तो 2 बार करने से मतलब मुझे एग्ज़ाम में लर्न भी रहेगा। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दी आप रात में कितने बजे तक पढ़ते हो। तो देखिए, रात का रूटीन मेरा कुछ भी फ़िक्स नहीं होता है। मतलब दिन का तो मेरा फ़िक्स होता है कि मैं सुबह उठ के 1-1.5 घंटे पढ़ूँगी, फिर दिन में मतलब बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर लूँ। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप भी टाइमर लगा के पढ़ेंगे ना तो तब आपको समझ आएगा कि कैसे 1 घंटे में आप कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं और कितना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। और जब हम ऐसे ही पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान और बाकी चीज़ों पर जाते रहता है। कभी हम फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, कभी किसी से बात कर लेते हैं, नहीं तो कुछ भी, मतलब अपना टाइम हम वेस्ट करते ही हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जब आप टाइमर लगा के पढ़ेंगे ना तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना होगा तो आपको टाइमर उस समय बंद करना होता है। और जब आप टाइमर बंद करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अभी तो आपने केवल 10 मिनट ही पढ़ा है, 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो उसके बाद फिर आपको ना, जब आप ये आप रियलाइज़ कर लेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बस इसीलिए मैं भी टाइमर यूज़ करती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप 7 घंटे या 8 घंटे मैक्सिमम अच्छे से एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारा टॉपिक 7-8 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है तो। लेकिन बहुत लोगों का मैंने ये भी देखा है कि दिन भर बैठे रहते हैं लेकिन वो टॉपिक्स बहुत कम कंप्लीट कर पाते हैं। रीज़न यही है कि वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं या फिर उतना फोकस होकर या कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ते हैं। रात में मैं तभी पढ़ती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरा ये टॉपिक आज का था, आज कंप्लीट नहीं हुआ, तो चलो रात में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं रात में ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। मतलब अगर कभी मन करेगा तो 1 से 1.5 घंटे पढ़ भी लूँगी, नहीं तो फिर मैं दिन में ही कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लूँ। और अगर मान लीजिए मुझे अपना स्टडी आवर इंक्रीज़ करना है तो फिर मैं सुबह उठ जाऊँगी, 3 बजे उठ जाऊँगी या फिर 2:30 बजे उठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फोकस ना सुबह उठ के पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है। आप में से बहुत लोग लिखते हैं कि दी मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रात में पढ़ने में कंफर्टेबल है ना तो आप रात में ही पढ़िए। अभी अपने रूटीन के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, नहीं तो पता है आपके साथ क्या होगा, आप बस इसी में रह जाएंगे कि सुबह आज भी नहीं उठ पाई, अब क्या होगा, कल भी सुबह नहीं उठ पाई, अब क्या होगा, ऐसे कर करके आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं जो रात में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप रात में पढ़िए। आप ऐसा मत सोचिए कि जो लोग सुबह उठ के पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते होंगे और हम रात में पढ़ रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ख़राब होता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। तो फाइनली मैंने थोड़ा सा काम बीच में किया और फिर फ्रेश होके आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ूँगी मैथ्स। और मैथ्स में आज का जो टॉपिक था वो था मीन मीडियन मॉड, और ये भी मैं पहले ऐप से देखूँगी। और आज 2 क्लासेस हुए हैं तो दोनों क्लासेस को कंप्लीट कर लूँगी, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मन करेगा तो बुक से भी सॉल्व कर लूँगी। वैसे तो मीन मीडियन मॉड बहुत इजी टॉपिक है, इसमें ऐसा आपको कुछ बहुत ज़्यादा समझने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी टॉपिक है ना 9-10 का, उसको कम से कम एक बार बना के जाइए। मान लीजिए कोई इजी टॉपिक है तो उसको छोड़िए मत कि अरे ये तो मुझे पता है, एग्जाम में डायरेक्ट बनाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो नहीं। आप उसके 5 से 10 क्वेश्चन बना ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि दी करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो देखिए, अगर आपको मन है तो आप ना मैराथन सेशन देख लीजिएगा एंड में करंट अफेयर्स का, लेकिन मैं करंट अफेयर्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है करके। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो करंट अफेयर्स भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको उसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन आ भी जाएँ।
तो इसीलिए मैंने तो करंट अफेयर्स को छोड़ दिया है। अब आप अपना देख लीजिए, आपको मन होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। तो जब मैंने मेन मीडियन मॉड वाला सेशन कंप्लीट किया तो फिर आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं बनाई थी मक्के की रोटी। इसको ना बेला नहीं जाता है, हाथ पे ही ऐसे जैसे मैं थाप रही थी ना वैसे करके बनाया जाता है। और ये मैं ससुराल आकर ही बनाने सीखी हूँ, क्योंकि जब मैं अनमैरिड थी तो मुझे मक्के की रोटी बनानी नहीं आती थी, मतलब मैंने कभी खाया ही नहीं था। यहाँ पर आके मैंने टेस्ट किया तो बहुत टेस्टी लगता है मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। और इसके बाद कुछ बर्तन भी रखे हुए थे, तो अभी सारा बर्तन भी धो के क्लीन कर लूँगी। और देखिए, अगर आप हाउसवाइफ है ना तो आपका रूटीन ऐसे ही रहेगा, पहले पढ़ाई फिर काम, फिर पढ़ाई फिर काम, ऐसे करके ही रहेगा, क्योंकि काम जो है वो आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो इसमें आप अब समझिए कि कैसे मैनेज कीजिएगा। मैं तो क्या करती हूँ कि पहले पढ़ लेती हूँ जितना मन होता उतना, उसके बाद काम क्या उसको तो कभी भी कर लेंगे। ऐसे भी जब आप 2-3 घंटे का एक स्लॉट पढ़ते हैं ना तो उसके बाद फिर आप लगातार नहीं पढ़ पाएंगे, उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक लेने का मन करेगा। तो वो जो छोटा छोटा ब्रेक होता है 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, मैं उसमें आके बार बार अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि और कोई मेरे पास उपाय नहीं है करने का। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि मेड रख लीजिए, लेकिन यहाँ पर मेड रखना अलाउड नहीं है या मेड मिलती नहीं है, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने मम्मी से 1-2 बार कहा है मेड के बारे में, तो मम्मी कहती है कि यहाँ पर मेड नहीं मिलती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना किसान गाँव है, ये सब कोई अपने अपने खेत में काम करते हैं। आप किसी को कहेंगे भी ना कि आकर मेरे घर में काम कर दो तो वो बुरा मान जाएगा, वो सोचेगा कि हम गरीब हैं तो ये मेरे से अपने घर का काम करवाना चाहती है। अब बताइए, ऐसे में किसी को हर्ट कैसे कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी से आप हेल्प मांगेंगे भी तो वो पैसे तो बिल्कुल भी नहीं आपसे लेगा, वो कहेगा कि अरे क्या हुआ, आप तो मेरे अपने हेल्प तो कर दिया ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि छोड़ो हटाओ, खुद से ही करना है, मैंने अब मान लिया है, अब चाहे जैसे भी करूँ। इसके बाद मैं आ गई थी सेट बनाने के लिए, और ये मेरा आज का लास्ट स्टडी स्लॉट होगा, क्योंकि इसके बाद ना मम्मी जी का बर्थडे हमने सोचा है कि हम मनाएंगे। मम्मी तो एकदम ऐसे इग्नोर करेंगी ना, जब भी मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी आप चाहती हैं कि हम आपका बर्थडे मनाएं, तो एकदम इग्नोर कर देंगी और एकदम जवाब नहीं देंगी, बोलेंगे अरे अभी अभी क्या बर्थडे मनाना है, हम लोग कभी बर्थडे नहीं मनाए हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, जब पेरेंट्स बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा करें, बहुत बड़ी खुशी दें, आप छोटा भी करिए लेकिन करिए। और मुझे लगता है कि हर एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के लिए इतना करता ही होगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, हमें भी मम्मी का बर्थडे मनाना चाहिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं यहाँ पर सेट बना रही हूँ, आप जाइए, तब तक कुछ भी जो भी है सामान बर्थडे के लिए आप वो सारा लेकर आइए। और आपको पता है कि सेट बनाने टाइम मेरे साथ कभी कभी क्या होता है कि जब भी मैं मान लीजिए आंसर निकाल रही हूँ और मेरा आंसर 2 आया है किसी क्वेश्चन का, तो मैं ना बिना सोचे समझे ऑप्शन बी जो है वो कलर कर देती हूँ। ये नहीं देखती हूँ कि 2 आंसर आया है लेकिन वो ऑप्शन नंबर डी में है या सी में है। तो कभी कभी मेरे से 1-2 क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है, तो वो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो जाते हैं। और इसीलिए सेट बनाना चाहिए, ऐसे ना आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है। अब मान लीजिए कि मैं एग्ज़ाम में जाऊँगी तो मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूँगी कि अगर कुछ ऐसा मेरा ऑप्शन से सिमिलर आंसर आया है तो मुझे ऑप्शन ही मार्क नहीं करना है, ये भी देखना है कि वो किस ऑप्शन में आंसर दिया है। आज सेट बनाने के बाद मैं उसे तुरंत एनालाइज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शाम में मुझे फिर अभी काम भी है। तो अभी केवल ना आंसर मिला ले रही हूँ कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इसके बाद इसका एनालिसिस मैं कल करूँगी। आप भी सेट सॉल्व कीजिएगा और अपने मार्क्स ना ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इससे हम सबको पता चलेगा कि हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो अभी मैं ना काउंट करी थी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज मेरे 89 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बस अब मेरा सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा पीछे देख लूँ एनालिसिस करने के लिए, बट फिर सोचा कि फिर बहुत देर हो जाएगा, और अभी मैं चली जाऊँगी नीचे सीधे बर्थडे सेलिब्रेशन में। मतलब बीच का थोड़ा सा पार्ट मैंने स्किप कर दिया, जब मैं रेडी हो रही थी, मम्मी जी रेडी हो रही थी, या फिर हम सब जब प्रिपरेशन कर रहे थे। देखिए बलून्स भी मम्मी फुलाने से मना कर रही थी, लेकिन मैंने 5 बलून फुलाया, मतलब वाइट कलर का। मम्मी कह रही थी कि अरे बलून्स क्यों फुला रही हो, बच्चे का बर्थडे थोड़ी है। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो फुला लेते हैं, कम से कम 5 बलून तो फुलाना ही चाहिए। और इसके बाद आपको पता है ये बिल्कुल मतलब आपको पुराने ज़माने का याद आएगा, जब हम लोग बचपन में जैसे बर्थडे मनाते थे कि समोसा, मिठाई, केक वाला बर्थडे, तो ये वही बर्थडे है।
और यहाँ पर देखिए पापा मम्मी को गिफ्ट दे रहे हैं और ये है सोने की चेन। मतलब आज तो मम्मी का चांदी चांदी हो गया, नहीं चांदी चांदी नहीं, सोना सोना हो गया एक्चुअली। और मम्मी बहुत खुश थी, मम्मी को इतना खुश तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब मम्मी को भी अच्छा लग रहा था जब पापा मम्मी को ऐसे चेन पहना रहे थे तो। और आपको पता है यही सब खुशियाँ बहुत मैटर करती है, जब आपके पेरेंट्स मतलब स्माइल करते हैं ना, ये सबसे बेस्ट फीलिंग होती है लाइफ की। और इसके बाद देखिए मैं मम्मी के लिए गिफ्ट लाई थी, मैंने बहुत छोटा गिफ्ट दिया है अभी, और ये है, ये खुलने के बाद आपको पता चल जाएगा। पहली बार मम्मी को मैं कुछ अलग गिफ्ट दे रही हूँ। मतलब अभी तक मैंने जब भी कुछ दिया है तो मैंने साड़ी ही दिया है, लेकिन इस बार मैं सोची थी कि थोड़ा अलग देती हूँ मम्मी को, इससे मम्मी को भी अच्छा लगेगा। और मम्मी गिफ्ट खोल कर देखे उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि जल्दी से मम्मी गिफ्ट खोलें और उसको पहने हाथ में। और ये था एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा रिस्ट वॉच, मम्मी को बहुत पसंद आया। मैंने मम्मी को कहा कि आपको कल से स्कूल लगा कर जाना है। और ये है हमारी दादी। और दादी को आप कहेंगे ना कि दादी स्माइल करिए, तो दादी एकदम तुरंत स्माइल करेंगी, इतनी क्यूट लगती है ना दादी, मैं आपको क्या बताऊं। और ये दोनों मेरे देवर के फ्रेंड्स हैं, और ये कह रहे थे ना कि भाभी आप वीडियो ले तो रहे हो लेकिन आप इसे पब्लिक मत करना, बट मैंने कहा कि पब्लिक तो हो जाएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो ले रही हूँ तो मैं डालूंगी ही आपका ब्लॉग में। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड सबको समोसा मिठाई सर्व करते हुए, ये देखकर तो आपके मुँह में पानी आ गया होगा वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी जहाँ पे भी हो खरीद के जाकर खा लेना। लास्ट टाइम मैंने जब ब्लॉग में गुलाब जामुन बनाने का डाला था ना, तो एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि आपका ब्लॉग देखने के बाद मैं सीधे हलवाई के पास गई और गुलाब जामुन खरीद के लाई और खाने लग गई। तो अगर आपको भी ऐसा मन कर रहा होगा तो आप खा लीजिएगा मेरी तरफ से। ये था छोटा सा सेलिब्रेशन हमारे घर का, जिसमें हम केवल फैमिली मेम्बर्स ही थे। और एंड में मैं आपसे कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स कैसे लग रहे हैं। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।